Hi everyone, welcome back to another video of CSIR Net Life Science to December 2020 सीरीज। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर हमारा 55 होने वाला है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि CSIR नेट लाइफ साइंस रिलेटेड PYQ में प्रीवियस क्वेश्चन है, जिससे कि आपको पता है कि डीबीटी मर्ज कर दिया गया है CSIR नेट लाइफ साइंस में। और इस साल से यानी दिसंबर 2026 से आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये प्रीवियस क्वेश्चन है। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें व्यूअर्स को कि जो ये हमारी वीडियो होती है ये 10 से 15 मिनट की होती है और इनमें एवरेज में एवरी डे होती है, यानी हर दिन ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आप दिन में किसी का भी देख सकते हैं 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल कर। आज जैसे कि वेडनेसडे सेल कल्चर से रिलेटेड टॉपिक हमारे चल रहे हैं, कल से दूसरे टॉपिक पे हमारे वीडियो चलेंगे। तो आज ये डेली प्रीवाई की सीरीज होने वाली है। वन सब्जेक्ट एवरीडे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के, जिसके मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको पता है कि हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो एक छोटे से मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक यही छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट आपको रहती है। तो यहाँ क्या कह रहा है इस मोटिवेशन कोटेशन में, लिटिल स्टेप्स मैटर, यानी आप छोटा सा स्टेप लेंगे ना तो वो बहुत मैटर करता है आपको यहाँ आपके गोल तक, या फिर आपका एम जो भी है वहाँ तक आपको पहुँचाना है। आप एक बार में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक एक करके तो एक दिन जरूर पहुँचेंगे। तो एक छोटा सा ही मोटिवेशन कोट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। आपकी स्क्रीन पे आपके एक एक करके क्वेश्चन शो होंगे। अगर आप क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कह रहा है कि एसिंक्रोनस कल्चर ऑफ ई कोलाई वर ग्रोथ इन द 14N, यानी कोई ई कोलाई का स्ट्रेन है, 14N नाइट्रोजन उसमें डाला गया है और देन शिफ्टेड टू 15N, और उसके बाद 15N उसके मीडिया में कल्चर मीडिया में डाला गया है। अब उसमें क्या कहेगा, एक केमिकल के साथ 15N को मिलाया गया है 0 मिनट एंड इंक्यूबेटेड फॉर 2 जनरेशन टाइम्स 40 मिनट। 0 मिनट से 40 मिनट तक उसका जनरेशन टाइम देखा गया। proportion of hybrid DNA 14N and 15N was measured at various time points and result are depicted in the following table। यानी यहाँ देख सकते हैं हाइब्रिड डीएनए जो हमारा यहाँ पे बन रहा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और टेबल देखने पे हमें क्या पता चलता है, पहले वो देखते हैं। यहाँ देखिए टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए दिया हुआ है। यहाँ 0 मिनट की बात कर रहा है तो 0% डीएनए हाइब्रिड हुआ है। उसके बाद जैसे कि 10%, 20%, 30%, 40% हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है, यहाँ पे जो डीएनए का हाइब्रिड है वो 40% ही बना हुआ है, यानी वो बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं रहा है? क्योंकि डीएनए का नेचर क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यानी जो भी मिलता है पैरेंटर उसके बाद उसका एक न्यू कॉपी को वो इकट्ठा करता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जब तक 14N था तो वो रिप्लिकेशन कर रहा होगा, सही 15N पे भी कर रहा हो, लेकिन 15N के मीडिया के साथ एक केमिकल सी कंपाउंड डाला गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन रुक गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो डाटा हमने देखा ये क्या बताता है, वो हमें बताना है केमिकल सी के बारे में, क्योंकि केमिकल सी इनहिबिट कर दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कुड बी लाइकली टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल सी, यानी केमिकल सी का क्या होगा। तो ये एक्शन क्या है, तो वो इट इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन, इट इनहिबिट द इलोंगेशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन, इट इनहिबिट द टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन, इट competes with DNTP's incorporation into the new synthesized DNA। तो ये क्या कर रहा है, केमिकल सी जो है ये इनिशिएशन को ही, जो रेप्लिकेशन का इनिशिएशन है उसी को इनहिबिट कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जनरेशन टाइम, मतलब कि जो नंबर बढ़ रहा है टाइम का, उसके साथ भी क्या हो रहा है, जो डीएनए का हाइब्रिड है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे इट इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब आप दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करने को तैयार हैं। ड्यूरिंग एनिमल सेल कल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप वुड नॉट रिक्वायर ट्रिप्सिन फॉर पैसेजिंग। तो ट्रिप्सिन और पैसेजिंग यहाँ दो टर्म है। पैसेजिंग मतलब क्या कि किसी एक कल्चर जो है आपका, वहां से आपको उठा के प्राइमरी कल्चर से निकाल के सेकेंडरी कल्चर या फिर प्राइमरी सेल लाइन से निकाल के सेकेंडरी लाइन में अगर आप डाल रहे हैं सेल्स को तो उसे पैसेजिंग कहेंगे। अब पैसेजिंग में ट्रिप्सिन का रिक्वायरमेंट किसमें इसमें से नहीं होगा। तो आपको पता है कि ट्रिप्सिन जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, जितने भी हमारी एडहेरेंट सेल्स होती हैं, एडहेरेंट सेल्स जो होती हैं यानी जो चिपक के एक साथ रहती हैं,
उन्हें किसी सब्सटेंस की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो उनके लिए एडहेरेंट सेल के लिए ट्रिप्सिन चाहिए होता है। जैसे कि एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोब्लास्ट, इनके लिए तो ट्रिप्सिन चाहिए होता है, क्योंकि ट्रिप्सिन डाल के इनके बीच का बॉन्ड तोड़ के हम एक सेल को पिकअप कर सकते हैं। लेकिन हिमेटोपोएटिक सेल जो होती हैं, जैसे कि आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये सारी जितनी सेल्स होती हैं, इनको क्या होता है कि ट्रिप्सिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्लड में हमेशा घूमती रहती हैं बॉडी में, इनको कहीं एक जगह रुकना ही नहीं रहता, तो इसकी वजह से क्या होता है, सस्पेंशन में ग्रो करती हैं, इनको ट्रिप्सिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। ये क्या कह रहा है पहले समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियम is a process by which specific antibody binds with the surface molecule of bacteria। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट करने में macrophage were infected with the WT wild type microbacteria और with opsonized microbacteria for 2 hours at 37 degrees Celsius. Subsequently, cells were washed and further incubated for 24 for 37 degrees. Finally, bacterium load into macrophages were determined by colony forming CFU. Which of the following observation is true? तो वाइल्ड टाइप के लिए क्या होता है, मैक्रोफेजेस इनहिबिट द इट ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम एंड सर्वाइव मैक्रो। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन होती है। पहली तो यहाँ पे एक जो मैक्रोफेज होता है, इसमें क्या होता है कि जब वाइल्ड टाइप आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाइल्ड टाइप हो जाता है, ये आपका WT जो होता है, ये माइक्रोफेज की मशीनरी में लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर चला जाता है, लाइसोसोम के अंदर चला जाता है, और लाइसोसोम के अंदर जाने के बाद इसकी लाइसोसोम के अंदर ये छुप के रहने लगता है और अपना नंबर इंक्रीज करने लगता है माइक्रोफेज के अंदर। कौन? माइकोबैक्टीरिया जो रहता है आपका लाइसोसोम, माइक्रोफेज के लाइसोसोम में चला जाता है और यहाँ पे जाके क्या करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है और उसी के अंदर छुप के इसकी मशीनरी को प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज करता है। ये चीज होती है। दूसरी चीज क्या होता है कि माइकोबैक्टीरिया जो होता है, ये क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और माइकोबैक्टीरिया इनहिबिट इट्स ट्रांसपोर्ट टू लाइसोसोम एंड सर्वाइव इन मैक्रोफेज। तो यहाँ पे जो होता है क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने बताया, माइक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया जाके घुस के इसके अंदर की मशीनरी को सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो ये कह रहा है माइक्रोबैक्टीरिया इनहिबिट इट ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम एंड सर्वाइव इन मैक्रोफेज। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके अलावा यहाँ कह रहा है माइक्रोबैक्टीरिया इनहिबिट इट ट्रांसपोर्ट टू द लाइसोसोम एंड सर्वाइव इन मैक्रोफेज। ये दोनों में क्या सेम ही कह दिया है क्या? हाँ, ये तो सेम ही कह दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड बोल रहा माइक्रोबैक्टीरिया टारगेटेड टू द लाइसोसोम एंड किल्ड इन माइक्रोफेजेस। नहीं, माइक्रोफेजेस में ये किल्ड नहीं होते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया आर टारगेट एंड लाइसोसोम एंड सर्वाइव इन माइक्रोफेजेस। लाइसोसोम एंड सर्वाइव इन माइक्रोफेजेस। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर A1 भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 को सही मानेंगे, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरिया टारगेट करता है लाइसोसोम को माइक्रोफेज के और सर्वाइव करता है माइक्रोफेज के अंदर में। तो ये वाला ऑप्शन 4 नंबर सही मानेंगे, क्योंकि इसमें इनहिबिट करने के लिए कह रहा, तो मशीनरी शायद इनहिबिट नहीं करता है ऐसा। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, एक बार अपने एंड से आप देखिएगा किसका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसको पहले समझते हैं। एक बैक्टीरिया कल्चर का किया गया, उसमें बैलेंस ग्रोथ चाहिए होगी, रिक्वायर्स फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कोई भी चीज हम जितना डाल रहे हैं समय के साथ उतनी ही वो बढ़ती जा रही है ज्यादातर, यानी हमेशा अपर ग्राफ जाएगा जैसे पर। इन अदर वर्ड द रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया एंड एनी प्रैक्टिकल प्राइम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मास ऑफ बैक्टीरिया, यानी जितना हम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं उतना ज्यादा उतने टाइम में नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। इफ एन इज नंबर ऑफ द सेल एंड एनी गिवन ऑफ टाइम एंड म्यू इज द ग्रोथ रेट कांस्टेंट, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज। देखिए यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं dN/dt, इससे इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो नंबर है माइक्रोबैक्टीरिया, मतलब जो भी बैक्टीरिया है उसका नंबर भी क्या हो रहा है, साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं dN/dt। अगर इसको हम करते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हमें एक म्यू यानी आपका एक फैक्टर लाना पड़ रहा है, को फैक्टर म्यू और एन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक का तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं टाइम के साथ उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, उसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और उसी तरह यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो यहाँ पे म्यू आ जा रहा है, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, डी एन बाई डी टी अपॉन में म्यू एन, डी टी बाई डी एन नहीं होगा, डी म्यू नहीं होगा, डी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, 1 माना जाएगा सही, ठीक ना। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, इकोलाई वर ग्रो इन N15 मीडियम, ठीक है, फॉर सेवरल जनरेशन एंड देन शिफ्टेड टू नॉर्मल मीडियम फॉर 1 जनरेशन, ठीक है। पहले N15 में हमने ग्रो करवाया, उसके बाद एक जनरेशन के बाद हमने इसको नॉर्मल मिटा दिया। इफ द डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर वुड बी सेंट्रीफ्यूगेड ऑन CH/Cl इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट, द रिजल्ट विल बी, ठीक है। हमने N15 पे किया, उसके बाद नॉर्मल मिटा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ डीएनए पार्ट अगर रेप्लिकेशन कर रहा है तो कुछ N15 का लिया होगा, कुछ का लिया होगा, आपका नॉर्मल का लिया होगा। तो अ सिंगल बैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रैंड विद N14 एंड अनदर विद N15, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंगल बैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए कंसिस्टिंग N14 and N15 both the strand, two bands containing double helix DNA each containing both N14 and N15 level, two bands containing single stranded DNA 1 and N14 and 15 level। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, पहली बात तो हमको केवल N15 मिला हुआ है, ठीक ना। तो N15 मिला हुआ है तो यहाँ पे केवल N15 का बैंड हमें दिखेगा, क्योंकि उसका तो ओरिजिनल कंडीशन में ला दिया है। तो यहाँ पे सिंगल बैंड दिखेगा डबल हेलिक्स डीएनए में 1 स्ट्रैंड में, N14 का केवल बैंड, मतलब कि ऑफ 1 स्ट्रैंड विथ N14 एंड अनदर विथ N15 लेवल का हमें बैंड दिखेगा, सिंगल बैंड। क्योंकि N14 इसका क्या है कि ये नॉर्मल है, N15 क्या है इसका जो जिसमें पहले ग्रो करवाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। For sustainable expression of transgene in the successive generation of cell in culture, the ideal gene transfer can be obtained using। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल लाइन में जो सक्सेसिव जनरेशन ऑफ सेल कल्चर कर रहे हैं, इसमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है जीन को, वो हम लेंटिवायरल जी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। एडिनो वायरल प्लाज्मिड डीएनए कंटेनिंग ट्रांसजीन एंड ओनली ट्रांसजीनिक डीएनए में क्या होता है कि आपका जो आप बहुत टाइम तक के लिए मतलब कि डीएनए को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन लेंटिवायरल वेक्टर जो होता है ये बहुत देर तक आपके डीएनए को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे लेंटिवायरल जीन हमारा होगा, क्योंकि इससे सक्सेसिव जनरेशन यानी बहुत सारी जनरेशन के लिए हम सेल लाइन के लिए कल्चर कर सकते हैं इस वेक्टर के थ्रू, जो डीएनए को आपको ट्रांसफर करके, जीन को ट्रांसफर करके। तो लेंटिवायरल वेक्टर इसीलिए यूज होता है कि बहुत टाइम तक ही कैरी कर लेता है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन शेयर होगा। यहाँ ये सारे क्या होते हैं, बहुत जल्दी डिग्रेड कर देते हैं आपके डीएनए को, इसी वजह से इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि एंटीवायरल वेक्टर को यूज़ करते हैं। अ कल्चर वॉज स्टार्टेड इनोकुलेटिंग मीडियम विथ 100 सेल, ठीक है। 100 सेल्स हमने कोई स्टार्ट किया, हैविंग अ जनरेशन टाइम ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का जनरेशन टाइम है। एज्यूमिंग द कल्चर ग्रोज इन आइडियल सिंक्रोनी फॉर एट लीस्ट 24 आवर, व्हाट विल द नंबर ऑफ सेल इन द कल्चर एट 2 आवर, यानी नंबर ऑफ सेल यहाँ पूछ रहा है। एंड 9 आवर, और 9 घंटे के लिए पूछ रहा है, 2 घंटे और 9 घंटे के लिए पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो इंटू 2n हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले इसको देखते हैं, समझते हैं। एन टी में क्या हो रहा है, हमें एन टी निकालना है। एन टी निकालना है तो यहाँ पे एन जीरो क्या था, एन जीरो के टाइम पे हमारा 100 था। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पे एन जीरो में क्या आ रहा है, एन जीरो में आपको 100 सेल से स्टार्ट किया है, और टी की जगह पे आपको क्या है यहाँ पे 2 आवर्स यूज़ करेंगे आप, क्योंकि 2 आवर्स के लिए पहले निकालना है, फिर 9 के लिए। तो यहाँ पे एन टी की जगह पे आप क्या, मतलब कि ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एन जीरो इंटू में 2 की पावर एन, और यहाँ पे एन यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे एन जीरो की जगह पे हम 100 मान लेंगे, और 2 की पावर एन की जगह पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे हम 2 कर ले रहे हैं। तो 100 इंटू में 2 की पावर 2 मान लें, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्यों 2 से 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 200 इंटू में यहाँ पे आपका 2 की पावर n हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा इंटू में 400, यानी यहाँ पे आपका ये 2 की पावर n में 2 ही रहेगा, क्योंकि शुरू में क्या हो रहा है कि शुरू में आपका कोई मतलब कल्चर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। अब इसकी तरह हम सेम यहाँ पे किसके लिए निकाल लें, 9 आवर के लिए निकाल लें, तब कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, n की पावर n 9 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। n जीरो में क्या हो जा रहा है कि सक्सेसफुली ग्रोथ कर रहा है ना, तो सक्सेसफुली ग्रोथ कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी तो अभी भी 100 ही बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर
एंड अगर यहाँ मान के चलें तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर हम कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनियसली ग्रो कर रहा है फॉर 24 आवर। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, 2 के बाद 9 आवर के लिए हम यहाँ 2 पावर 4 रखेंगे। तो इसका एन 9 के लिए कितना आ जाएगा, एन 9 के लिए ये 1.6 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। या कि टू ये यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1600। और यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो यानी N2 और N9 के लिए हमारा कितना आ रहा है, 100 इंटू 2 10 की पावर 2, 100 इंटू 10 की पावर 2, टू पहला वाला और 1.6 10 की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा। पहले हमारा ये वाला आंसर मानेंगे और दूसरा हमारा ये वाला आंसर, ये N2 के लिए, N9 के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो यहाँ पे ये खत्म होता है वीडियो। और आपको क्या करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को हमारे लाइक करना है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक गुड बाय, टेक केयर। और जो लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बच गया तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।